जिस दिन साधना को मालूम हुआ कि उसके इकलौते बेटे को ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है तो दोनों मियाँ बीवी कई दिन और रातों तक रोते रहे। उसका शौहर एक कंपनी में चंद हजार पर मुलाजिम था। वो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवा सकते थे। हैदराबाद में एक छोटा सा घर उनका अपना था, लेकिन उसे बेचकर भी उनके बेटे का इलाज नहीं हो सकता था। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि घर को बेचकर साधना का शौहर यूरोप चला जाए और वहां काम करे। उन्होंने घर बेच दिया, लेकिन उसके शौहर को वीजा न मिला। वीजा एजेंट ने ही मशवरा दिया कि आदमी की निस्बत औरत को वीजा मिलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, तो साधना ने वीजे के लिए अप्लाई किया और उसे वीजा मिल गया। वो यहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, सऊदी घरानों में जाकर घरेलू काम करने लगी। घरेलू काम के लिए हर घर हफ्ते में 2 दिन उसे बुलाता और फी घंटा के हिसाब से उससे पैसे मिलते। लेडी मेहर के घर वो पहले पेइंग गेस्ट थी, फिर लेडी मेहर ने उसके हवाले सारा घर कर दिया। वो लेडी मेहर को भी देखती और घर को भी। इन 2 सालों में सिंगापुर के अस्पताल में आर्यान के 2 ऑपरेशन हो चुके थे। एक आखिरी ऑपरेशन होना था। फिर 3-3 माह के मेडिकल चेकअप। डॉक्टर बहुत पुरुमीद थे आर्यान की सेहतयाबी के लिए, और डॉक्टर से ज्यादा साधना खुद पुरयकीन थी। जिन घरों में वो जाती थी वो सब आर्यान की सर्जरी के लिए अलग से पैसे देते थे। लेडी मेहर भी। आप बहुत बहादुर हैं। अमराह को जिस दिन सारी कहानी मालूम हुई उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, मैं बहादुर हूँ, इसीलिए भगवान ने मेरा इंतखाब किया है कि मैं इस मुश्किल को आसान कर दूं। मुझे अपने मुंतखब किए जाने पर खुशी है। आपका बेटा बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मैं उसे बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी, और अच्छा ही हुआ कि वो इस तकलीफ से गुजर रहा है। इस तरह उसे याद रहेगा कि तकलीफ से गुजरने वालों की उसे कैसे मदद करनी है और उनसे गफलत नहीं बरतनी। कुदरत के हर इक़दाम में एक गहरा राज होता है। अब कब है सर्जरी आर्यान की? 9 माह बाद। इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, साधना ने इत्मीनान से कहा। अमरा बहुत मुतासिर थी साधना से। जब वो पाकिस्तान में थी तो खुद को दुनिया की दुखी और मजलूम तरीन लड़की समझती थी। वो रात को पाइनएप्पल की प्लेट भर कर खाती जाती और रोती जाती। उसे लगता दुनिया में उससे ज्यादा मुश्किल और मुसीबत में कोई नहीं, उससे ज्यादा घुटन में कोई नहीं रह रहा। सबसे ज्यादा तकलीफें उसे ही मिली हैं, मिल रही हैं। सब जुल्म कुदरत ने उसी पर तोड़ डाले हैं। तो सच है कि अगर इंसान दुनिया में चल फिर कर देखे तो उसे खबर हो कि जिस दुख पर वो ऐसे वावेला मचाता है, रिहाई देता है, वो तो कोई दुख है ही नहीं। लोग तो कीड़े पड़े जख्मों के साथ भी गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, और असल में वही इंसान भी हैं जो सर को आसमान की तरफ शिकवे के लिए नहीं, शुक्र के लिए उठाते हैं। एक ग्राहक शू स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता उसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाकर जरा आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर के पास आ जाता। अमरा गो बहुत मसरूफ थी, लेकिन उसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ इस स्टोर में जूतों की ट्वीट नहीं मिलती। अमरा उसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? जो अच्छा है वो महंगा है, जो महंगा नहीं वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। दांत निकालकर वो उस हकीकत के मुंकशिफ होने पर मसरूर हुआ। अच्छा देखो, हमारे स्टोर रूम में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं। हम वर्कर्स चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते वाले जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज क्या करने आए थे यहाँ? आज पता नहीं, मैं पता करके कल बताऊंगा। घड़ी को वो देखता चला गया, जैसे मकसद पूरा हो गया। शीशे के पार से अमरा ने उसे जाते देखा। वो हाउ डीप इन लव की धुन सीटी पर बजा रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे
रॉक स्टार अपना कामयाब शो करके घर लौट रहा हो। अगले दिन वो फिर आ गया, लेकिन जूते लेकर फिर नहीं गया। जब वो उसे स्टोर रूम में ले गई और उसने उसका वहाँ काफी वक्त ले लिया तो ऐन वक्त पर उसे याद आ गया कि उसके पास तो काफी अच्छी हालत में 2-3 अच्छे जोड़े जूतों के हैं, फिर वो नए क्यों ले? फिर तुम यहाँ आए क्यों? वो जिद हो गई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त ऐसे ही चली जाती है। जब याददाश्त गई तो मैं आ गया, अब वापस आ गई है तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों को हम बावला कहते हैं। बावला? हाँ बावला। चलो जाओ, अब कितना वक्त जाया किया मेरा। जाते जाते वो फिर से रुक सा गया। मेरा ख्याल है अगर मैं एक जोड़ा जूता ले ही लूंगा तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उसे यकीनन देर बहस नहीं लाया जाएगा। वो फिर से जूते पहन पहन कर देखता रहा। वैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाह खर्च नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, याद आया, मैंने सुना है कि एशिया में लोगों के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगें तो हर एक को 2-2 जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो गड़बड़ा गई। पता नहीं, यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में और जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुन सुनकर। कंधे उचकाकर वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते वक्त फुटपाथ पर चलते उसने कम से कम 5 बार मुड़कर शीशे के उस पार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर में बिल्स की एंट्री करते अमराह को देखा। इस बार उसने सीटी की धुन बदल डाली। वो एक मशरकी धुन बजा रहा था। डेरिक आर्ट का स्टूडेंट था और उसने एक मुकामी चैनल के लिए 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और डबिंग के लिए अमराह को बुलाया था। अमराह जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसकी मदद करता है। 2 मिनट की डबिंग के लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और मालूमात भी कि सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरिक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरिक ने उसे अपनी पहले से बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। उसे वो सब अच्छी लगी, खासकर डेरिक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद उसने डेरिक से मशवरा किया। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतालिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहती है ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपडेट रखा जाए। डेरिक को उसका ख्याल अच्छा लगा और उन दोनों ने मिलकर एडमिशन से मुतालिक एक जामिया वीडियो बना ली। डेरिक ने उसकी इंग्लिश में डबिंग की और अमराह ने उर्दू में। वीडियो उसने पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगी। थोड़ा वक्त लगा और जवाब आ गया। वो वीडियोस खरीदने के लिए तैयार थे पर वो बहुत ही कम पैसे दे रहे थे। उसने सोचा कि उसे कम पैसों पर ही दे देनी चाहिए, लेकिन डेरिक ने रोक दिया। कभी फैसलों में इतनी जल्दी नहीं करते। जल्दबाजी एक बड़े नुकसान का बायस बेशक न बने, लेकिन बड़े फायदे से जरूर महरूम कर देती है। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री एक साथ मेरे पास पड़ी रही थी। कोई उसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रायल के लिए फिर मैंने उसे एक जर्नलिस्ट को दे दिया। उसने अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। बस फिर मत पूछो, जिन चैनल्स ने इनकार किया था वो उसके राइट्स लेने के लिए तड़पने लगे। यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अच्छी चीज चाहिए, दूसरे जिन्हें अच्छी बिकने वाली चीज चाहिए जो उन्हें फायदा दे। तुम्हें एक से इनकार हुआ है, तुम दूसरे के पास जाओ। डेरिक ने ही उसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत रिसर्च की और इस बार उन्होंने उन पाकिस्तानी कंपनीज को वीडियोस भेजी जो स्टूडेंट वीज़ा का काम करते थे। उन्हें एक दूसरे दर्जे की वीज़ा कंपनी ने हाँ कह दी और निस्बतन अच्छी रकम ऑफर की। अमराह ने हाँ कह दी। ये हाँ अच्छी रही क्योंकि उसी कंपनी ने चंद और 1-2 मिनट की वीडियोस के लिए अमराह से बात की। उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के चंद दूसरे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात चाहिए थी जो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते।
अमरहा और डेरिक ने वो भी बनाकर भेज दी। अमरहा को अच्छा खासा फायदा हुआ था। अमरहा खुश थी कि उसने एक नया काम सीख लिया है जो उसे फायदा दे रहा है। उसकी कफायत का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा था और फजूल खर्ची का ना होने के बराबर। सर्दियां आ चुकी थी तो उसने अपने लिए सिर्फ गर्म कोट लिया था। जो गर्म कोट वो पाकिस्तान से लाई थी वो यहाँ बेकार थे। यहाँ की सर्दी उसकी सोच से बढ़कर थी। रात के एक दिन दादा का फोन आया। उसे वो काफी परेशान लगे। परेशान ना होना अमरहा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बाबा अस्पताल में हैं। पूरी आजम मार्केट में आग लगी थी। बस बातचीत खुद को संभाल नहीं सका। क्या हुआ दादा? वो चिल्ला उठी। वो ठीक है, सीने में दर्द हुआ था उसके। मेरी बात करवाएं। अभी वो होश में नहीं है, तुम दुआ करो। वो शटरकॉक का बैरूनी दरवाजा खोलकर खुले आसमान तले आ गई। उसका दम घुटने लगा था, ऐसे जैसे दुनिया की हर चीज उसे अपने दबाव से मार डालेगी। पाकिस्तान में सब ठीक है अमरहा? साधना उसके पीछे आई। मेरे बाबा अस्पताल में हैं। उसकी जबान लड़खड़ा गई। वो खामोशी से उसे देखती रही। वो ठीक हो जाएंगे। वो मायूस सी साधना को देखने लगी, जैसे कह रही हो, हाँ मैंने खुद भी लोगों को ऐसी झूठी तसल्लियां कई बार दी हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? 2 दिन पहले तुम मुझे कह रही थी कि तुम शेर जवान हो। मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही है। मेरा दिल फटा जा रहा है। ये घबराहट नहीं, मायूसी है। तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए। खुद को संभालो, अपने घर वालों का हाल अहवाल लो। उसने सर हिलाया और आंसू पूछे और पाकिस्तान फोन किया। दादा उसके मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करवाते रहे। ठीक 3 घंटे बाद बाबा को होश आ गया और 2 दिन बाद वो घर चले गए। स्टोर में मौजूद लाखों मालियत के कालीन जलकर राख हो चुके थे। बाबा के सीने में तकलीफ क्यों ना उठती। कारोबार के नाम पर वो कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान में सब बेहद परेशान थे कि अब क्या होगा, और मैनचेस्टर में वो तंथी से उन मामलात का हल निकालने में मसरूफ थी। वाजिद सूद पर कर्ज ले रहा है, दादा ने फोन पर बताया। सूद पर? उसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। बिना सूद के कर्ज कहीं से नहीं मिल रहा। सूद हराम है दादा। उसे दुख हुआ जानकर। याद है मुझे और वाजिद को भी याद दिलाया है। कहता है सूद नहीं है, बस वो कर्ज पर मुनाफा लेंगे। दादा आप दीदा हो गए। या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा, वरना कारोबार कैसे चलाएगा। बाबा से कहिएगा कर्ज ना ले, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? दादा हैरान हुए। क्यों, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अगर एक मुश्किल आती है तो 100 हल भी साथ लाती है दादा। उसने अब तक की अपनी जमा की गई तनख्वाह और डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाले पैसे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। फिर काफी सोच विचार के बाद उसने लेडी महर के सामने अपना मसला रखा। उन्होंने खामोशी से एक चेक काट दिया। वो हैरान चेक देखती रह गई। उसका ख्याल था कि लेडी महर उसे मशवरा देंगी कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन उन्होंने मुनासिब रकम का एक चेक उसे लिख दिया। ये कर्ज है, उन्होंने उसे याद दिलाया। जी बिल्कुल, उसने सर हिला दिया। तुम्हें मालूम है अमरहा कि मैं तुम्हें और तुम जैसी कई लड़कियों को यहाँ मुफ्त भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती ऐसा। अगर ऐसा किया मैंने तो तुम्हें बेकार और नकारा बना दूंगी। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और वो मेरे साथ नहीं रहता। मैंने उसे कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहना सिखाया है। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने देखना चाहती हूँ, और ऐसा इंसान बनने के लिए उन्हें एक शहाना नहीं, मेहनत से भरपूर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्हें सिफर होना पड़ेगा ताकि वो सिफर के आगे अदाद लिखकर अपने नंबर बढ़ा सकें। मेरे बाबा एक किसान थे। स्कॉटलैंड में उनका अपना फार्म हाउस था। वो कहा करते थे, महल्लों में जिंदगी गुजारने वाले बदकिस्मत तरीन लोग हैं क्योंकि वो नकारा होते हैं। वो अपने मिट्टी से अटे हाथ उठाकर ऐलान करते हैं, खुशकिस्मत तो हम हैं क्योंकि हम कारामद हैं। जिंदगी हम में सांस लेती है,
जिंदगी हम में धड़कती है। मैं ये रकम तुम्हें वैसे भी दे सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन ये कर्ज इसलिए है ताकि इसे वापस करने के लिए तुम खुद को कारामद बनाओ, ठीक है? जी ठीक है। उसने चेक भी बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। बाबा का फौरन फोन आया। अमराह, इतने पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे मैंने अपनी लैंड लेडी से लिए हैं और कुछ मेरे अपने जमा किए गए हैं। तुमने कैसे जमा किए? दादा के सिवा किसी को नहीं मालूम था कि वो वहाँ जॉब करती है, और ये भी किसी ने मालूम नहीं करना चाहा था कि वो अपने अखराजात कैसे पूरे करती है। मैं जॉब करती हूँ बाबा। जॉब? तुम काम करती हो वहाँ? तुमने तो कभी पाकिस्तान में छोटी सी भी जॉब नहीं की। नहीं की, गलती की। अब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बाबा आप दीदा हो गई। जिंदगी में पहली बार उसके लिए। अमराह, तुम कब इतनी समझदार हो गई? अली और हमाद को खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है और तुमने मुझे वहाँ से लाखों भेज दिए। मैंने तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए 1 रुपया नहीं दिया था। अली और हमाद को खेलने कूदने से इसलिए फुर्सत नहीं है बाबा, क्योंकि आपने उन्हें खेल कूद में मसरूफ रखा है। उन पर सख्ती करें। तुम्हारे दादा ने कहा तुम वहाँ बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे यकीन आ रहा है कि वाकई तुम बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे बताओ मैं और क्या क्या करूं? बाबा की ये बात, मुझे बताओ मैं और क्या क्या करूं, ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी और वो आप दीदा सी हो गई। और बाबा से कहना सकी कि ये वालिदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद को वो कल पुर्जे बनाते हैं, जो जिंदगी की गाड़ी में शान से फिट हो जाते हैं और गाड़ी चकाचक दौड़ती चली जाती है। और अगर वालिदैन उन्हीं पुर्जों को कुंद कर दें तो जिंदगी की गाड़ी जाम होकर बंद हो जाती है और बहरहाल उसका जिम्मा पहले सरबराह पर आता है, क्योंकि नौमलूद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बस बाबा अपना ख्याल रखें, मेरे लिए बस यही कर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।